नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जीए वर्स की सीरीज आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे कमेंट में पढ़ता हूं और उसी कमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए मैंने कोशिश की है कि भाई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल रहे थे मास्टर साहब, थोड़ा हिंदी बोलिए। तो हिंदी बोलना हमको भी पसंद है भाई, लेकिन हमको लगा कि आप लोग को इंग्लिश सुनना पसंद है तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे। बट अब जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो बाइलिंगुअल आने वाला है। दो तीन चीज़ों की जानकारी आपको देंगे, उसके बाद जिस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली जानकारी ये है कि हमारा एक जो थानेदार बैच है उसको लॉन्च कर दिया गया है। यूपी हमारा जो पाठशाला स्टेट एग्जामिनेशन है, तो एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अगर आप में से कोई है ना जिप्सी चलाने में इंटरेस्टेड है। तो हमारा थानेदार बैच जो है इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, 99 रुपए का। कहाँ पे? तो इस वीडियो के कमेंट में वो चैनल का लिंक जो है हम उसको डलवा देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बाकी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई और अच्छा और मेहनती और वंडरफुल कंटेंट आपके लिए लाना है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी काम कीजिएगा तो उसके पीछे मेहनत तो करना ही पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में, जिसको भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। मगर भारत का स्वर्णिम काल कह तो देते हैं, बट उसके पीछे भी कुछ लूप होल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिस्कस किया था। दो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों गुप्त काल का अंत हो गया और गुप्त काल के अंत होने के बाद आखिर हुआ क्या। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने देखा था, उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि गुप्त काल जो है, अगर उसको हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और यहाँ पे हम गुप्ता डायनेस्टी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम मौर्यंस लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक फीचर जो इस बार एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था और सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में सवाल आया था। क्या आया था? गुप्त और मौर्य के बीच में कंपेयर करना था। और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट आपका डिफरेंस है वो ये है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, कि गुप्ता काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं है। वो क्या है? सेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है। क्या है ये? डिसेंट्रलाइज है। वही अगर हम बात करें मौर्यंस में, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हाईली सेंट्रलाइज है। अगर आपको याद होगा तो इसी हाईली सेंट्रलाइज चीज को चलाने के लिए चाणक्य द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। उस थ्योरी का नाम अगर आप रिकॉल कर पाए तो उस थ्योरी का नाम अर्थशास्त्र में जो दिया गया था उसका नाम था साप्तांग थ्योरी, ठीक है। इस समय क्या है कि राजा जो है वो शासन के केंद्र में है और राजा के लिए, राजा के साथ बहुत सारे अमात्य काम कर रहे हैं, कुमार काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स काम कर रहे हैं और सारे को जो ऑर्डर है सीधा राजा ही दे रहा है। बट गुप्त काल में ऐसा नहीं होता है। इस समय आप देखिएगा लैंड ग्रांट्स का सिस्टम, जिसके बारे में आपको बताए थे, है ना, भूमि जो है बड़े पैमाने पे दिया जाना शुरू हो जाता है। मतलब लैंड ग्रांट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। बहुत सारे जमीनों को क्या दिया जाता है? एज अ ग्रांट दिया जाता है। और इसके कारण क्या डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। क्या कहते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। और यही जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं एक तरीके से क्या बनेंगे बाद में, जब गुप्त काल कमजोर हो जाएगा, है ना। हमने देखा था स्कंदगुप्त के बाद जब गुप्त काल कमजोर हो जाता है तो बाद में यही इंडिपेंडेंट रूलर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इंडिपेंडेंट रूलर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट रूलर्स बन जाते हैं। साथ ही साथ हमने एक और चीज देखा था इस टाइम पे, एक देखा था कि जब गुप्त काल चल रहा था और लास्ट के जो हमारे जो राजा लोग बचे हुए हैं उनके टाइम पे क्या हो रहा है, तो उनके टाइम पे इन्वेजन हो रहा था, बाहर से आक्रमण हो रहा था। और किनका इन्वेजन सबसे ज्यादा हो रहा था? तो हुनास का, है ना। और स्टार्टिंग में तो उसको रोक लिया गया था, बट बाद में उसको नहीं रोका गया। इन फैक्टर्स के कारण जो है गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अब कोई भी साम्राज्य है अपने पीक पे पहुंचेगा, अच्छे अच्छे राजा रहेंगे, तो जरूरी नहीं ना है कि वो सारे राजा लगातार बने ही रहेंगे। आने वाले समय में कुछ कमजोर राजा तो होंगे ही, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि जो पहली जनरेशन होती है वो पैसा बनाती है, दूसरी जनरेशन जो होती है पैसे को बहुत ऊपर तक ले जाती है, और तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन आते आते तक वो पैसा जो है अपने आप में समाप्त हो जाता है। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वीक कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि उनका जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो जाए। जो सिचुएशन इंप्रूव होगा उस समय जो लोग आएंगे उनके पास ऑप्शन है या तो उसी समय नीचे चले जाए या थोड़ा और ऊपर लेके चले जाए। तो यही होता है ना। चंद्रगुप्त वंश से हमने चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे डिफरेंस देखा था और बाद में वो धीरे धीरे चीजें जो है नीचे आ जाती हैं। अब शुरुआत करते हैं हम आज के पहले डायनेस्टी को लेकर के, जो कि पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में हम पढ़ने वाले हैं, वो है वर्धन डायनेस्टी, जिसको हम लोग पुष्यभूति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी जो वर्धन डायनेस्टी के जो लोग हैं एक्चुअली में थे क्या, तो वही थे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडिशरीज थे। किनके थे? गुप्ता अंपायर के अंदर। कहां पे रूल कर रहे थे? तो ये मॉडर्न डे आपका जो हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला जो प्रॉपर इलाका है, मतलब जो आप नदर्न इंडिया में भी जाइएगा तो वहां पे ये रूल करने का काम कर रहे थे, ठीक है। नदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। कहां पे पहले रूल कर रहे थे? तो हरियाणा थानेश्वर में। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड देख लीजिएगा क्या है इनका, तो 550 से लेकर के 647 ईस्वी में ये रूल कर रहे थे। होता यह है कि इस
जो पूरे के पूरे साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो प्रभाकर वर्धन जी के द्वारा किया जाता है। बाद में उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन जी आते हैं, जिनको शशांक के द्वारा जो है ना गौड़ साम्राज्य के, बंगाल में गौड़ साम्राज्य के राजा हैं, उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है। और बाद में इनके मौत का बदला कौन लेते हैं, तो लेते हैं हर्षवर्धन। और भारत में अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम कोई बुद्धिस्ट सम्राट है तो वो है हर्षवर्धन। और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा गुप्त साम्राज्य का पतन, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। अब देख लीजिए, हर्षा मूव्स कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। तो हर्षवर्धन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने राजधानी को कहां से कहां शिफ्ट किया है। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज नोटिस किया, क्या चीज नोटिस किया कि जो थानेश्वर है हरियाणा का, वहां से साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो स्टार्टिंग में कैपिटल क्या रहा होगा, थानेश्वर ही रहा होगा ऑफकोर्स। उसके बाद इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया है, कन्नौज। और ये कन्नौज कहां है आपका, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बाद में इसी कन्नौज पे कब्जा करने के लिए आप देखिएगा बहुत सारे युद्ध भी होते हैं, है ना। जब हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इसको काबू करने के लिए बहुत सारे युद्ध भी होते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में या फिर वर्धन डायनेस्टी में वो हर्षवर्धन ही है आपके, जिनका टाइम पीरियड है 606 से लेकर के 647। ठीक है, और पॉलिटिकली एंड मिलिट्री करियर के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल तो ये नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे हैं, बट कोशिश ये भी होता है, जैसे हमने देखा था ना समुद्रगुप्त का दक्षिण पथ एक्सपेडिशन, कि वो दक्षिण की तरफ आगे बढ़ता है, दक्षिण के साम्राज्य को जीतता भी है, फिर उसको वैसे ही छोड़ के चला आता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां भी आप देखिएगा दक्षिण की तरफ आगे तो बढ़ते हैं हर्षवर्धन, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। बीच में ही इनके क्या हो जाता है, इनको पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, पुलकेशिन II के द्वारा, चालुक्य के जो राजा हैं पुलकेशिन II, उनके द्वारा। नर्मदा रिवर को ये पार नहीं कर पाते हैं। एक इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें इसका जिक्र है, और इस इंस्क्रिप्शन का नाम आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है। उस इंस्क्रिप्शन का नाम मैं देख रहा हूं, देता हूं। बेसिकली कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होता है, और जाहिर सी बात है आप में से कुछ लोग एफर्ट लगाते भी हैं और कमेंट में उसका आंसर भी करते हैं। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और प्रॉब्लम है आप लोग की पीडीएफ की, उसको भी जो है सॉल्व कर दिया गया है, आपको टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी है चालुक्यास के, पल्लवास के, दोनों साउथ में रूल कर रहे हैं। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी है इस समय, आप देखिएगा बुद्धिज्म, आपका ब्राह्मणिज्म, सारे धर्म जो है वो डेवलप हो रहे हैं। लास्ट बुद्धिस्ट किंग है, और संस्कृत स्कॉलर और राइटर भी हैं, मतलब संस्कृत में कहानियां वगैरह भी लिखते हैं, नॉवेल्स वगैरह भी लिख रहे हैं, पोइट्री वगैरह भी कर रहे हैं। हर्षवर्धन जो है किनके द्वारा इनको हराया जा रहा है, पुलकेशिन II के द्वारा। चालुक्यास के जो पुलकेशिन II है उनके द्वारा इनको हरा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर, तो हमको अभी पता चल गया कि वो कौन है, हर्षवर्धन है। ठीक है, हु वाज कंटेम्प्रेरी टू साउथ इंडियन रूलर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो पुलकेशिन II है। क्योंकि आप देखिएगा तो कृष्णदेव राय हैं, है ना, वुडियार्ड हैं, या फिर मौर्य वर्मन है, तो ये सारे लोग बाद में आए हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी है, मतलब ये सारे आप देखिएगा जब हम पढ़ेंगे कभी इस वाले टाइम पीरियड को, जब हम सोलवा डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर को पढ़ेंगे, वुडियार्ड डायनेस्टी को पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब चीज हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे इसको, बट फिलहाल जो पुलकेशिन II है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम देख लेते हैं क्या है, तो हमारा रिलीजियस असेंबली के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुइंगजांग जो है, जैसे हमने देखा था, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त के टाइम पे आए हैं, तो हुइंगजांग आपके किसके टाइम पे आते हैं, तो वर्धन के टाइम पे आते हैं हर्षवर्धन। और पर्पस क्या है, तो महायान जो बुद्धिज्म है उसको पढ़ना है, आगे बढ़ाना है, उसके लिए आते हैं। और यहीं पे जो होता है प्रयाग असेंबली, और उसके बारे में आपने बहुत सारी दंत कथाएं सुनी होंगी कि बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से, बहुत सारे, मतलब सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, हर धर्म के लोगों को अलग अलग दुनिया के कोनों से बुलाया जाता है। इस तरह की असेंबली जो है लगातार वहां पे कराई जाती है। ठीक है, फ्रॉम दिस असेंबली कुंभ फेयर का ट्रेडिशन, मतलब जो कुंभ मेला लगता है उसकी शुरुआत आप यहां से देख सकते हैं। रिलीजियस गैदरिंग था, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग चीजें, तमाम चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से, अच्छे वे में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज हिज रिलीजियस असेंबली, तो हर्षवर्धन जो है अपना रिलीजियस असेंबली कहां कर रहा है, तो कर रहा है प्रयाग में। और प्रयाग के बाद ही आप देखिएगा तो यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। 4 कुंभ मेलाएं 4 अलग अलग जगह पे लगते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि 4 जो कुंभ के स्थान है वो कौन कौन है, और कौन कौन लोग आप में से कुंभ गए थे इस बार। मैं तो भाई गया था 2025 के प्रयाग में, और मैंने देखा कि भीड़ क्या होती है। ठीक है, मैंने पहली बार समझा कि भीड़ आखिर होती क्या है, भीड़ हम कहते किसको है, और उससे बच के निकल आना। भाई साहब, कन्नौज असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुइंगजांग इन द ऑनर ऑफ, तो हमने देखा कि फाहियान जो है वो फाहियान कह रहा हूं मैं, हुइंगजांग जो है वो बेसिकली, इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, H से हुइंगजांग है, H से हर्षवर्धन है, और जो बच गया या फाहियान बच गया वो है गुप्त के टाइम पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा। मेगास्थनीज तो हमने देख ही रखा है कि ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे है, और इत्सिंग जो है इनिशियल स्टार्टिंग गुप्तास के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा।
फिर हम हुइंगजान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रैवलर है जो कि आते हैं हर्षवर्धन के रिंग में, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में 630 से 644 एडी में, और इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टाइटल है ना, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। हर्षा के कोर्ट में आते हैं, पूरे भारत को घूमते हैं और इनको नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का भी मौका मिलता है, एज अ प्रोफेसर बनने का भी मौका मिलता है। अकाउंट है ना, पूरे भारत के बारे में अलग अलग से लिखते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन और वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं। और हर्षवर्धन की तो खूब तारीफ की है इन्होंने, दबा के तारीफ किया है, बहुत महान है, ये है, दान देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके लिए पूरा का पूरा प्रयाग असेंबली को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो तारीफ तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद आप देख लीजिए हुइंगजान विजिट कब करते हैं इंडिया, तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, है ना। उसके बाद प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहते हैं, तो इनको भी हुइंगजान को कहते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस जो है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने में सिमिलर क्यों लगेंगे, और जाहिर सी बात हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर एक बार भी आपने इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लिया, इस लेक्चर को अगर 2 बार देख लिया। मैं तो ये कहता हूं कि शाम का जब वक्त होता है, इस लेक्चर का टाइम पीरियड 7 से 8 बजे के आसपास ही अपलोड होता है। खाना वाना अपना जो भी है, लाइट स्नैक लेके बैठिए, 35 से 40 मिनट की वीडियो होती है मेरी, मैं बहुत लंबा करता भी नहीं हूँ वीडियो को। आराम से खाना खाते खाते इसको, जो भी आप नॉर्मल वीडियोस देखते हैं उसके जगह पे आप इसको देख सकते हैं, और जाहिर सी बात आपको फायदा होगा, है ना। ज़्यादा किस्सा कहानी करने का मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि किस्सा कहानी करना है तो कभी मिलेंगे, आराम से बात होगा। बट यहाँ पे हमारा फोकस यही रहता है कि आपके कम वक्त को लिया जाए, और आपसे जितना कम वक्त लेंगे, जितना ज़्यादा आपको एक मटेरियल देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जाहिर सी बात है आपका उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वक्त तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, कैसी कैसी किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो बाण भट्ट इनके कोर्ट पोएट हैं जो लिखते हैं हर्ष चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में साफ साफ पूछा जाता है। और कादम्बरी ये खुद लिखते हैं, ठीक है, बोथ इन संस्कृत। हर्ष चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर्ष चरित्र में बताया जाता है कि हर्ष जो है अच्छे राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, मतलब ड्रामा भी लिखते हैं, सिंगर हैं, और जो आर्टिस्ट है ना, जो आर्टिस्ट हैं उनके कदरदान भी हैं, मतलब आर्टिस्ट लोग बहुत पसंद है इनको, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। तो कादम्बरी आपका हर्ष चरित्र हो गया। ये तमाम चीजें किसके टाइम पे है, तो हर्षा के टाइम पे है। हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ये बुद्धिस्ट, लेकिन लिखा है इन्होंने संस्कृत में। फिर हर्ष खुद क्या लिखे हैं, तो आपका नागनंद लिखा है इन्होंने, जो कि बुद्धिस्ट प्ले है। रत्नावली है, रोमांटिक कॉमेडी है, और प्रियदर्शिका है, रोमांटिक ड्रामा है। तो ये जो 3 किताबें हैं वो हर्षा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाण भट्ट और कादम्बरी जो है, सॉरी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। और नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों किनके द्वारा लिखी गई है, ये हर्ष के द्वारा खुद लिखी गई है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई वो राइटर तो थे, कहानीकार तो वो थे, कहानी तो वो लिख रहे थे, ठीक है। चलिए सवाल है, सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा क्या है, अब देखिए मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट हुआ हुआ लेक्चर को, और हमने लगभग जो है वो एक डायनेस्टी आपका कवर कर लिया। दैट मीन्स इस वीडियो को 1.5x पे देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ही, मुझे आदत लगता है कि भाई थोड़ा जल्दी बोल दिया जाए, बच्चे लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं, तो आप सब लोगों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, है ना। तो बाण भट्ट किसके टाइम पे, कौन से राजा थे जिनके टाइम पे ये कोर्ट पोएट है, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। सही जवाब क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है। याद रखिएगा हर्ष चरित्र और रत्नावली 2 किताबें इन्होंने लिखी है। हर्ष चरित्र जो है बायोग्राफी है किसका, हर्षवर्धन का, ठीक है। चलिए, हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी रोमांटिक प्ले, तो कादम्बरी आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी हमने आपको बताया बाण भट्ट है, कादम्बरी बाण भट्ट लिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय, जो आपका हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, हर्ष चरित्र जो है वो बेसिकली बाण भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो हर्षवर्धन के द्वारा। कुछ गलती हो गई है क्या, नहीं, ठीक है, ये रत्नावली है, वो कादम्बरी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पल्लवा है, चालुक्य है, क्योंकि ये लोग सब कंटेम्प्रेरी है, टाइम पीरियड सबका सेम है। तो पल्लवास के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फाउंडर है इनका नाम है शिमा विष्णु, इनका नाम है। 560 ईस्वी में इसको शुरू करते हैं, और जो कैपिटल है इसका कांचीपुरम है। टेरिटरी आप देखिएगा तो कांचीपुरम से लेकर के कावेरी डेल्टा पूरा का पूरा तमिलनाडु वाला एरिया कवर कर रहे हैं ये लोग। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तक इनका जो एरिया है वो कवर हो रहा था। उसके बाद नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास, अभी हमने देख लिया, जो कांची है। कांचीपुरम और कांची एक ही चीज है, घबराना नहीं है, कांचीपुरम। और इतना सीधा सवाल है ये, जो आप कह सकते हैं ना कि कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं हमारे सिलेबस में, जहां से बहुत टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, मगर उसको हम पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो मटेरियल नहीं होता है, या फिर हमको लगता है कि भाई इसके बारे में पढ़े क्या। देख लीजिए कितना इजी सवाल है, और सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अगेन दोबारा पूछा गया कैपिटल ऑफ पल्लवास, ये कांची ही है,
ठीक है। उसके बाद हम मेजर रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पल्लव डायनेस्टी के थे। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो मेजर है, बहुत पावरफुल है, जिनका बहुत नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड है 571 से 630 ईस्वी और नरसिम्हा वर्मन का टाइम पीरियड है 630 से 668 ईस्वी। ठीक है, इन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो इनका इन्फ्लिक्ट जो है चालुक्यास और बादामी, यही चालुक्यास जो कि वर्धन से भी लड़ रहे हैं उनसे होते रहता है, और तमिल किंगडम चोला, चेरास, पांड्या इनसे भी नीचे में होते रहता है। फाइनली क्या होता है, डिफीटेड बाय द चोला किंग आदित्यवन इन द 9th सेंचुरी। तो हम जब संगम एज पढ़ेंगे तो पुराने वाले चोला, चेरास, पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में जो इंपीरियल चेरास, चोलास है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नरसिम्हा वर्मन के बारे में बात कर लेते हैं तो वतापी कोंडा का टाइटल इन्होंने लिया था, कनकरर ऑफ बतापी जो है, और अनडिफीटेड चालुक्यास। तो ये पल्लवास जो है चालुक्यास को हरा रहे हैं नरसिम्हा वर्मन, और टाइटल क्या ले रहे हैं, वतापी कोंडा। मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बात कीजिएगा तो किल्ड चालुक्य पुलकेशिन II, और ये पुलकेशिन II किसको हराए थे, ये पुलकेशिन II हराए थे आपके हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को हरा रहे हैं, और उन पुलकेशिन को हरा रहे हैं तो नरसिम्हा वर्मन हरा रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी आपको पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आपको पूरा ध्यान में रखना है, और एक आईहोल का इंस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको इन तमाम किस्सों कहानियों का वर्णन मिल जाएगा। कैप्चर्ड चालुक्य जो कैपिटल है वातापी जो वादामी कहते हैं, और ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट जो पल्लवास का यही है। ठीक है, फिर डेवलप करते हैं शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, चेन्नई में। रॉक कट टेम्पल है ये, जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिला हुआ है। ठीक है, तो हु स्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो महाबलीपुरम जो अभी हमने देखा पल्लवास के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, किसको हरा करके स्टैब्लिश किया गया है, तो चालुक्यास को हराया है। चालुक्य के भी सबसे पावरफुल रूलर पुलकेशिन II को, और ये सारा जो सारा आप टाइम पीरियड देख रहे हैं वो लगभग 500 से 700 ईस्वी के बीच में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने हर्षवर्धन को देखा, उसके बाद हमने चालुक्यास को, अभी पल्लवास को पढ़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन है, चालुक्यास। वो उधर भी लड़ रहे हैं और इधर भी लड़ रहे हैं, एक तरफ जीत गए एक तरफ हार गए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवास किंगडम अस्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, है ना। वतापी कोंडा का टाइटल कौन ले रहा है, जब वो हरा देते हैं चालुक्य किंग पुलकेशिन II को, तो अभी हमने देखा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा यह टाइटल जो है वो लिया गया है। चालुक्य किंग पुलकेशिन II किनके द्वारा हारा, वो तो वो हारा नरसिम्हा वर्मन पहले, प्रथम के द्वारा वो हार जाता है। फिर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच पल्लवा रूलर बिगैन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन पल्लवास एंड चालुक्यास, तो ये भी नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो नरसिम्हा वर्मन के बारे में आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि चालुक्यास से कांस्टेंट इनका स्ट्रगल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। चालुक्यास को इन्होंने हराया, महाबलीपुरम को इन्होंने स्टैब्लिश किया, और जो शोर टेम्पल है उसकी स्थापना भी की। ठीक है, क्या क्या ध्यान में रखेंगे आप, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये पल्लवास के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, तो पल्लवास के राजा हैं ये वही पल्लवास जिनका डायनेस्टी कहां से कहां तक है, तो जिनका आंध्र प्रदेश ऊपर से बढ़िएगा नीचे नदन तमिलनाडु तक है, तो आंध्र से तमिलनाडु तक है। यह ध्यान में रखना है आपको। किनको हराया है नरसिम्हा वर्मन ने, तो जो चालुक्य किंग हैं पुलकेशिन, जो कि आपको यहां पे लिखा हुआ है पुलकेशिन, द्वितीय को हराया है। क्या टाइटल लिया है, टाइटल जो लिया है उनका नाम है वातापी कोंडा। ये फैक्ट जो है अगर याद रहेगा, दिस इज मोर देन एनफ, कंटेम्प्रेरी याद रखिएगा पल्लवास, क्योंकि नाम बड़ा अजीब है ना, याद नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल याद करना। 2 बार इस वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सरल तरीके से बताया गया आपको। चलिए अब चालुक्यास के बारे में बात कर लेते हैं। चालुक्यास ऑफ बादामी, यही बादामी जो है वातापी है, और इसी वातापी को जीत करके वातापी कोंडा का टाइटल नरसिम्हा वर्मन ले रहे हैं। ठीक है, टेरिटरी के बारे में बात करें, कृष्ण से तुंगभद्रा रिवर के बीच में है जो रायचूर द्वाब है बेसिकली, वहां पे आईहोल बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर जो है वहां पे कर्नाटका वाला रीजन है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले एरिया को ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान के चलिए, तो ये वाला जो इलाका है और ये वाला जो इलाका है, इधर आप समझ लीजिए कि आपके चालुक्यास हैं। ठीक है, और इधर आप देख लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, आपके पल्लवास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कर्नाटका वाला इलाका हो गया, ये आंध्र और तमिलनाडु वाला इलाका हो गया, यहीं पर रूल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और लेटर शिफ्टेड टू बादामी, बादामी यानी बतापी हो गया, और इनको वेस्टर्न चालुक्यास भी कहते हैं। ठीक है, देखिए वेस्ट की तरफ है ना, तो इनको वेस्टर्न चालुक्यास भी हम लोग कहते हैं। नाउ आई थिंक आपको थोड़ा क्लियरिटी एक इमेज के फॉर्म से मिल रहा होगा। रूलर्स आपके कीर्तिवर्मन है, जयसिंह है, और सबसे डिस्टिंग्विश पुलकेशिन II है, लेकिन बाद में इनकी ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, पुलकेशिन II वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी या वेस्टर्न चालुक्यास, तो चालुक्यास ऑफ बादामी या फिर वेस्टर्न चालुक्यास कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। और देखिए द चालुक्या स्टैब्लिश देयर कैपिटल, तो चालुक्या जो है अपना कैपिटल कहां, फार साउथ, मालवा, डेक्कन और गुजरात, तो जाहिर सी बात है फार साउथ में चले जा रहे हैं वो, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वाज, अभी हमने आपको बताया पुलकेशिन II, और वही जो आईहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता रहे थे जहां पे हर्षा को हराने की बात की जा रही है, चालुक्य जो राजा है पुलकेशिन II के बारे में। फिर अब बात कर लेते हैं हम लोग पुलकेशिन II को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिवेंट हर्षा फ्रॉम क्रॉसिंग नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा क्रॉस करने से रोक रहे हैं। स्टॉप द नदर्न एक्सपेडिशन टू डेक्कन, फिर हर्षा और पल्लवास दोनों के कंटेम्प्रेरी हैं। कोर्ट पोइट है इनके रवि कीर्ति, जो कि एक जैन स्कॉलर हैं, और आईहोल इंस्क्रिप्शन यही लिखते हैं जहां पे पुलकेशिन II के अचीवमेंट्स के बारे में ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने जो हर्षवर्धन है उसको नर्मदा रिवर, नर्मदा का तट जो है क्रॉस करने नहीं दिया। हुइंगजाम भी जो है चालुक्य कोर्ट में जाते हैं, चालुक्य के एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, और किल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन जो पल्लवास है हमने देख लिया, और फिर बाद में वातापी जो है वातापी कुंडा का वो टाइटल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो रवि कीर्ति जो जैन है कंपोज्ड जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति वही जो आप लिखते हैं कभी कभी और पढ़ना भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही वाला पूरा का पूरा हिसाब है। वाज पैट्रोनाइज बाई, किनके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया है इनको? तो ये आप देख लीजिएगा किनके द्वारा, पुलकेशिन II के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन को। तो जब हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, टेम्पल स्टाइल पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ टेम्पल्स बनाए जा रहे थे, तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल स्टाइल्स है जिसको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल नागर स्टाइल है आपका, वेसर स्टाइल है, द्रविडियन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो वेसर स्टाइल है टेम्पल वो डेवलप होता है ब्लेंड ऑफ नागर और द्रविडियन। जो नागर स्टाइल है नॉर्थ में चल रहा है और जो द्रविडियन है वो साउथ में चल रहा है, उसका एक ब्लेंड आपको देखने को मिलता है रॉक कट टेम्पल बादामी में, ठीक है। और स्ट्रक्चर टेम्पल्स आपको आईहोल में, पटक्कल में, ये तमाम जगह पे आपको अलग अलग जो टेम्पल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चालुक्य जो है दिलवारा का जो टेम्पल है आपका राजस्थान में, वो भी आप इंपॉर्टेंट देखिएगा। जयसिम्हा II जो है वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूलर है टू इशू गोल्ड कॉइन्स। तो जयसिम्हा II भी आपको मैंने बताया भी वो चालुक्य के राजा हैं और ये गोल्ड कॉइन इशू करने का काम करते हैं। तो 2-4 फैक्ट्स हैं, एक बार बताइएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो जो चालुक्याज हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं पल्लवास के भी और हर्षा के भी, ठीक है। चालुक्याज किनके किनके कंटेम्प्रेरी हैं? तो पल्लवास के भी और हर्षा के भी। यहां पे थोड़ा सा लिख लिया जाए उसको, ठीक है, पल्लवा और हर्षा। अब एक कॉमन रूलर है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। ये हर्षा से भी लड़ेगा और ये पल्लव से भी लड़ेगा, लेकिन फर्क क्या है कि हर्षा से तो ये जीत जाता है भाई साहब, ये तो जीत जाते हैं इधर, लेकिन इधर इनकी मृत्यु हो जाती है, इधर इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये हार जाते हैं। और ये वाली जो जानकारी है, मतलब हर्षा से ये जो युद्ध हो रहा है, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जानकारी हमको आईहोल के इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। आईहोल के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। किनके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति के द्वारा। किनके द्वारा? रवि कीर्ति, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। और इन्होंने ही फिर देखिए, आपने देखा होगा कि फार साउथ कैपिटल शिफ्ट करते हैं और इनको हराने के बाद जो इनका कैपिटल है वातापी, वातापी को कौन जीत लिया? पल्लवा, नरसिम्हा वर्मन, और ये फिर बन जाते हैं वातापी कोंडा। इतनी बार मैंने बोला है ना कि अभी तक तो याद हो गया होगा, ठीक है, वातापी कोंडा, ठीक है, पक्का याद हो गया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि याद हो गया होगा। चलिए, चालुक्य टेम्पल, जैन टेम्पल है दिलवारा जो सिचुएटेड है, तो हमने अभी देखा वो राजस्थान में है, ठीक है, प्रोमिनेंट टेम्पल है। और देख लेते हैं फिर हम। अब आपका मान के चलिए 3 डायनेस्टी हमने यहाँ पे कवर किया। कौन कौन से डायनेस्टी कवर किए बताइएगा एक बार। सबसे पहले पुष्यभूति, जिसको हम हर्षा भी कह रहे हैं, है ना, हर्षवर्धन का डायनेस्टी है। फिर हमने क्या कवर किया? फिर हमने कवर किया चालुक्यास, ठीक है, और सॉरी पल्लवास, और पल्लवास के बाद हमने कवर किया चालुक्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, आप इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं संगम एज को लेकर के। द किंगडम फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द संगम पीरियड, है ना, और ये पहले से 3रे सेंचुरी के आसपास है। लास्टिंग लेगेसी इन द साउथ इंडिया। 3 आपके डायनेस्टी है यहाँ पे, चोलास, चेराज और पांड्यास, ठीक है। बात कर लेते हैं चोलास को, तो इनका कैपिटल जो है उरईवूर है, मेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल सेंटर है, और लोकेशन प्रेजेंट है ये तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। कौन है ये? आपके चोलास हैं। चेराज में आप देखिएगा तो वंजीत जो कैपिटल है, वंची बेसिकली यहाँ पे है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ट्रेड के लिए पोर्ट सिटी है। और पल्लवास का कौन सा कैपिटल है? तो मदुरई है, ठीक है। और ये भी एक कल्चरल हेरिटेज है, टेम्पल्स वगैरह, लर्निंग सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रहेगा, काम आपका चल जाएगा कि जो रॉयल एम्बलम है, चोलास का टाइगर है, चेरास का बो है और पांड्यास का फिश है। ये सीधे सीधे पूछा जाता है। अगर हम टाइगर के बारे में बात करें तो ये पावर, स्ट्रेंथ, करेज दिखाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है। फिर अगर हम चेरास के बारे में बात करें तो वॉरियर ट्रेडिशन को दिखाता है। पांड्यास के बारे में बात करें तो जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है, जमीन, पानी, इन सब चीजों को दिखाता है। और कनेक्टेड विद द गॉडेस मीनाक्षी, जो मीनाक्षी टेम्पल है आपका, उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। रूलर्स के बारे में बात कर ले तो नोटेबल रूलर्स है आपके करिकाल हैं, जिनको कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है।
चेराज में आप देखिएगा तो सेनगुट्ट वन है ना, जिनको रेड चेरा भी कहा जाता है, ये सारे पहले वाले चेरा हैं। बाद में भी हम देखेंगे चोलास, जहां पे हम बहुत सारे रूलर्स के बारे में बात करेंगे, राजवंश, राजेंद्र वन, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है, वो मिडिवल वाला पार्ट है थोड़ा सा। ये आपके फर्स्ट से लेकर के 3rd सेंचुरी के आसपास का बात है। किंगडम टेरिटरी वगैरह को बढ़ाते हैं, ठीक है, और पांड्यास के जो रूलर है जिनका नाम है निंदू जिलियन, ठीक है, और ये भी पांड्या के रूलर को बढ़ाते हैं। यहां से आपको बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कॉटन ट्रेड इनका रोमन के साथ होता था। टेक्सटाइल क्योंकि साउथ में है तो टेक्सटाइल, स्पाइसेस ये तो रहेगा ही। मेडिटेरेनियन से अच्छा खासा कॉन्टैक्ट था। इनका ट्रेड स्टेटस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लाइकली ये भी जो है स्पाइस का ट्रेड वगैरह करते होंगे, कंट्रोल इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर को कंट्रोल करते थे, ठीक है। उसके बाद हम पांड्यास के बारे में बात कर ले। पर्ल यानी मोतियों का ट्रेड करते थे, पर्ल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा माने जाते थे। कोस्टल ट्रेड करते थे, मतलब तटों पे ट्रेड करते थे फॉरेन मर्चेंट्स के साथ। मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रेस्टीज इनका यही था। कल्चरल सेक्रिफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो 3 किंगडम जो है इन्होंने तमिल कल्चर बनाया है, प्रोमोटेड तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। संगम जो ट्रेडिशन है, संगम लिटरेचर है, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेंट टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स ये सब बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और रोमन एम्पायर के साथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड जो है, ठीक है। लेगेसी चोला, चेरास, पांड्यास तीनों का जो टाइम है उसको हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा खासा अर्बन सेंटर भी बनता है, मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क भी बनता है, और वही जो आपका संगम लिटरेचर है उसमें बहुत सारे सेंट्स के बारे में हम कभी जब हम पढ़ेंगे, जब लिटरेचर में आएंगे तो बहुत अच्छे से उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो समरी है आपका देख लीजिए। अगर हम बात करें चोलास का तो कैपिटल उरयूर है, फिर इनका जो एम्बलम है वो टाइगर है, रूलर का नाम करिकाल है, ट्रेड क्या है, कॉटन विथ रोमन्स। ये अगर आपके पास ये एक समरी शीट है तो आपका काम जो है भाई बन जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। वहीं चेरास के बारे में बात करें तो वंजीत है, फिर जो सिंबल है वो है सेनगुट्ट है। ट्रेड के बारे में उतना नहीं पता। अगर हम पांड्यास के बारे में बात करें, मदुरई में रूल कर रहे हैं। फिश इनका है जो सिंबल है, एम्बलम है। निंदू जिलियन इनके राजा हैं और पर्ल का ये ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका बहुत सारा है, देख लेते हैं भाई एक बारी। ठीक है, तो जीवक चिंतामणि, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल जीवक चिंतामणि इज तमिल एसोसिएटेड। तो जीवक चिंतामणि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जीवक चिंतामणि किससे एसोसिएटेड है, तो फिलहाल ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। फिर संगम इज एसोसिएटेड इन द हिस्ट्री, है ना। संगम एज के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री कहां से देखिएगा, तमिलनाडु का, साउथ का है। कितना सिंपल सवाल है, हाईली सिंपल। मेंशन द ट्रेड ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। अभी आपको पता है रोमन ट्रेड के बारे में बात किया और आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पे ये था। ऑप्शन है आपका मुदरई, अड़कमेडु, पोम्पुहर या मुसरी। तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा अरिकमेडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देख लीजिए, द सेज हु सेड आर्यनाइज साउथ इंडिया। द सेज हु इज सेड टू आर्यनाइज साउथ इंडिया, मतलब आर्यनाइज का मतलब क्या हो गया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमने देखा था, बाहर से लोग आए हैं, तो उसका मतलब बाहर से लोग जो है साउथ की तरफ गए, उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगस्त्य मुनि है जो कि नॉर्थ के होते हैं, तपस्या करते हैं और वो साउथ की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं कि उन्होंने आर्यनाइज कर दिया है आपके साउथ इंडिया को। और सवाल देख लीजिए, इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक्स, जो कि सिबिद कलम है और मनी मेखलई है, आर रिलेटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों जो किताब है बेसिकली ये मनी मेखलई और सिलपिद कलम, ये दोनों जो है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपने क्लास 6 एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। एक राजा है, उसकी पूरी की पूरी कहानी, उसकी बेटी होती है, मतलब ऐसा जो कहानी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। हु रोट द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर, तो जो संगम लिटरेचर है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली, तो ठीक है। तो पांड्यास के टाइम पे जो है संगम लिटरेचर है उसको पूरा कंपाइल किया जाता है। चलिए, तो ये 5-6 क्वेश्चंस इजी आपके संगम लिटरेचर से पूछे गए थे। और अभी जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो अगला जो लेक्चर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे आएगा, क्योंकि संगम एज बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, 5-6 सवाल थे। पोस्ट गुप्ता से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा नहीं गया, 4-5 सवाल थे, बट फिर भी हमको लगा कि जो जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, जहां से जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं और जो आप याद कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एक लेक्चर में और लूंगा जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, अगर हम लिटरेचर्स के बारे में बात करें अलग अलग टाइम पीरियड के, फॉर एग्जांपल गुप्त काल में क्या लिखा गया, हर्ष काल में क्या लिखा गया, जो ट्रेडिशन, जो लेक्चर्स आपके जो लिटरेचर्स हैं, जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जो जैन से जुड़े हुए हैं, उनका एक कॉम्पाइलेशन लाया जाए। बट उससे पहले आपको इस वीडियो पर एटलीस्ट 50+ लाइक्स जो है करने पड़ेंगे। अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको हर कदम पे हेल्प करने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसको परोसा जा रहा है आपके सामने। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लग रहा होगा तो एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि नॉलेज है, जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़ेगा। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, फिर से मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।